8 नवंबर 2016, ये तारीख तो याद होगी आपको, जिस दिन एक बेहद सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी। जी हाँ, जिस दिन 500 और 1000 के नोट एक वर्थलेस पेपर, एक मात्र कागज समान हो गए। हम सब लोग लंबी लंबी बैंक के आगे कतारों में लगे थे। वो दिन, वो समय हम में से कोई नहीं भूल पाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट की एक बेहद इम्पॉर्टेंट जजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं, जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यानी कि संविधान पीठ द्वारा पास किया गया है। इस केस का टाइटल है विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 4:1 के रेशियो से, यानी कि 5 जजेस में से 4 जजेस की मेजॉरिटी के द्वारा ये निर्णय दिया गया कि ये जो डीमोनेटाइजेशन की स्कीम है, ये जो नोटबंदी की योजना है, ये एक वैलिड स्कीम है। हम सब जानते हैं कि सरकार ने इस स्कीम को कुछ अहम ऑब्जेक्टिव्स के साथ लॉन्च किया था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल करेंसी के टूवर्ड्स प्रमोट किया जा सके, प्लस जितने भी इकोनॉमी में करेंसी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग हो गया, काला बाजारी, टेरर फिनेंसिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग, इस तरह के जो भी अहम प्रॉब्लम्स हैं उसको कम किया जा सके, उस पर रोकथाम लगाई जा सके। इसीलिए उसी दिन से इमीडिएट इफेक्ट से न्यू करेंसी नोट्स ऑफ 2000 और 500 को लॉन्च किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। और ये कहा गया कि जितने भी पुरानी ओल्ड करेंसी नोट्स हैं 500 और 1000 के, उनको एक्सचेंज कराया जाए। तो उसी योजना को कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया, ऑपोजिशन लीडर्स ने क्रिटिसाइज किया, कुछ ने ये भी कहा कि ये गवर्नमेंट का बहुत ही बोल्ड मूव है। इसके लिए बहुत सारी पिटीशंस कोर्ट में फाइल की गई कि इस योजना को गलत करार कर दिया जाए और कहा जाए कि ये अनलॉफुल है। तो उस पर फाइनल वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का आया। ये बेंच हेडेड थी बाय जस्टिस S.A. नज़ीर। इसके अलावा मेजॉरिटी जजमेंट में थे जस्टिस B.R. गवाई, जस्टिस A.S. बोपन्ना एंड जस्टिस रामा सुब्रमण्यम। वहीं अगर हम बात करें डिसेंटिंग जजमेंट की, यानी कि माइनॉरिटी जजमेंट, वो दिया गया इस बेंच की एकमात्र महिला जज जस्टिस B.V. नागारत्ना। तो हम उनके जजमेंट के बारे में भी जानेंगे, और उससे पहले बात करते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स दोनों ही साइड से प्रेजेंट की गई। और RBI के काउंसिल थे हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R. वेंकटरमणी। वहीं पेटिशनर्स के साइड से सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान और P. चिदम्बरम ने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए। P. चिदम्बरम जी ने अपनी आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के प्रियम्बल को रीड किया, जिसमें कहा गया है कि बैंक नोट से रिलेटेड किसी भी इशू को रेगुलेट करने की एब्सोल्यूट पावर और एब्सोल्यूट राइट सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। उन्होंने आर्ग्यू करते हुए कहा कि करेंसी नोट से रिलेटेड कोई भी रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं या कोई भी डीलिंग्स करनी है, उसकी एब्सोल्यूट जो पावर है, इट शुड इमिनेट फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओनली। जानते हैं कि मेजॉरिटी जजमेंट में कोर्ट की बेंच ने क्या हेल्ड किया। सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन ब्रिंग इन डीमोनेटाइजेशन अंडर सेक्शन 26 क्लॉज 2। कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के सेक्शन 26 क्लॉज 2 के तहत इस स्कीम को, इस नोटबंदी की योजना को ला सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी डीमोनेटाइजेशन की, ये बिल्कुल वैलिड, जी हाँ बिल्कुल वैलिड नोटिफिकेशन है। और साथ ही साथ जो समय प्रणाली दी गई थी लोगों को ओल्ड नोट्स को एक्सचेंज करने के लिए, वह पीरियड भी बिल्कुल एक रीजनेबल पीरियड था। इसके अलावा कोर्ट ने और हेल्ड किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में एक बिल्कुल एब्सोल्यूट कंसल्टेशन हो चुका था 6 महीने के पीरियड में। और कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जो स्कीम लाई गई है बिल्कुल एक रीजनेबल नेक्सस के साथ लाई गई है, एक रीजनेबिलिटी है, एक लिंकेज है जिस ऑब्जेक्टिव के लिए लाई गई और जिस तरह से लाई गई, जिस मीडियम से लाई गई, देयर इज एन एब्सोल्यूट रीजनेबल नेक्सस। एंड द कोर्ट ऑल्सो stated in its judgment that
The scheme of demonetization satisfies the test of proportionality. अब हम बात करें कि ये टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसके थ्रू इट इज़ डिटरमाइंड दैट कोई भी पब्लिक अथॉरिटी कोई एक्शन ले रही है या कोई डिसीजन लाया जा रहा है अगर उनके द्वारा, तो वो एक प्रपोर्शन को सेटिस्फाई करे और मेंटेन करे कि क्या ऑब्जेक्टिव था इस एक्शन को लेने का या इस डिसीजन को लाने का, प्लस किस तरह से लाया गया, द मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड द ऑब्जेक्टिव, देयर शुड बी अ नेक्सस, देयर शुड बी अ लिंकेज। तो उस टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को भी ये स्कीम, ये योजना और इस योजना की नोटिफिकेशन बिल्कुल सेटिस्फाई करती है। मेजॉरिटी जजमेंट ने ये भी कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक बेस्ट जज है इस स्कीम को लॉन्च करने के लिए, ये डिसाइड करने के लिए कि इस स्कीम को लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए। उसका कारण ये है कि देश में कितनी प्रोपोर्शन में या किस किस फील्ड में कहाँ कहाँ काला बाजारी है, किस तरह से टेरर फाइनेंसिंग हो रही है। टेरर फाइनेंसिंग यानी कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं वो अपनी फंडिंग जो रेज करते हैं, दैट इज व्हाट टेरर फाइनेंसिंग। तो किस तरह से टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, तो उसका जो करेक्ट डेटा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पाया जाता है। तो उस चीज़ को भी जज करने का कि किस तरह से हम इन मीनेसेस को, हम इन इश्यूज को कर्ब कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उसका बेस्ट जज इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। कोर्ट ने ये भी कहा कि सिर्फ इस बात पे कहना कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बिना आरबीआई के कंसल्टेशन के अंडर सेक्शन 26 क्लॉज 2 ये डिमोनेटाइजेशन स्कीम नहीं ला सकती थी, तो ये गलत है। सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई ने कंसल्टेशन किया था, उसके बाद ही ये स्कीम जो है वो सामने लाई गई है। तो ये था मेजॉरिटी जजमेंट। अब हम जानते हैं कि सोल विमेन जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने अपने डिसेंटिंग जजमेंट में क्या कहा। तो जस्टिस नागरत्ना का जो जजमेंट था वो एब्सोल्युटली डिफर्ड था फ्रॉम द जजमेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑन एवरी क्वेश्चन। उन्होंने उस हर क्वेश्चन पे डिसेंट किया मेजॉरिटी जजमेंट से। उन्होंने कहा कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो स्कीम है डिमोनेटाइजेशन की, ये एक अनलॉफुल है और ये आरबीआई के एक्ट के अगेंस्ट है, दैट इज व्हाई इट इज अनलॉफुल। पर उन्होंने ये भी कहा दैट स्टेटस क्वो एंटे इट कैन नॉट बी रिस्टोर्ड नाउ सिंस इट वाज इन 2016। तो ये था नोटबंदी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। आशा करती हूँ कि आप लोगों को इसका संवाद ये समझ आया होगा। आप लोगों की क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को सम अप करने से पहले एक छोटा सा सेक्शन हम लेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट और टेक्निकल लीगल वर्ड्स जो कि इस जजमेंट में यूज़ किए गए हैं उनके मीनिंग को जानते हुए। तो पहला शब्द है डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो इकोनॉमी में करेंसी इस वक्त प्रेवलेंट है उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देना, उसको अनलॉफुल करार करना। तो बेसिकली डीमोनेटाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू एक करेंसी यूनिट जो है वो अपनी वैलिडिटी लूज कर देती है, एक लीगली इन्फोर्सेबल वैलिडिटी वो लूज कर देती है। दूसरा जो टर्म है ट्रांसफर पिटीशन का। सो ट्रांसफर पिटीशन का मतलब है वो पिटीशन जो कि फाइल की जाती है कोर्ट में फॉर द सीकिंग ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द पिटीशन from either from one high court to another or from one high court to the Supreme Court or from one state agency to the central one। तो ये है ट्रांसफर पिटीशन। नेक्स्ट टर्म यहाँ पे इस्तेमाल की गई है टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। वो मैंने अभी पहले भी समझा दिया आपको। टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक तरह का प्रिंसिपल है जिसके माध्यम से ये एनालाइज किया जाता है कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी अगर कोई डिसीजन या कोई एक्शन ला रही है तो क्या वो उसमें एक प्रपोर्शन, एक समानता मेंटेन कर रही है अपने ऑब्जेक्टिव में और जिस तरह से वो ऑब्जेक्टिव अटेन कर रही है। तो ये होता है टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। नेक्स्ट टर्म है नेक्सस। तो नेक्सस का मतलब होता है लिंकेज, कनेक्टिविटी, राइट। नेक्स्ट टर्म यहाँ पे यूज की गई है जजमेंट में इम्प्यून्ड, IMPUGNED। तो इम्प्यून्ड नोटिफिकेशन हो गया या इम्प्यून्ड एक्ट हो गया। तो इम्प्यून का बेसिकली मतलब है क्रिटिसाइजिंग और क्वेश्चनेबल। जैसे कि अगर यहाँ पे आरबीआई एक्ट क्वेश्चनेबल था तो इट इज़ एन इम्प्यून्ड एक्ट। अगर ये नोटिफिकेशन क्वेश्चनेबल है सो इट इज़ एन इम्प्यून्ड नोटिफिकेशन, राइट। उसके बाद अगला टर्म है नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज।
तो इसको हम लोग अपनी लीगल टर्मिनोलॉजी में नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग विद भी कहते हैं, जिसका बेसिक मतलब होता है कि जो कुछ भी इस क्लॉज में लिखा है, जो कुछ भी इस प्रोविजन में लिखा है, उसके अगेंस्ट अगर इसी एक्ट के अंदर या किसी और एक्ट के अंदर कोई भी कॉन्ट्ररी बात लिखी है तो उस हर ऑपोजिट बात को ये ओवरराइड करता है। मतलब उन सब के अगेंस्ट सिर्फ ये क्लॉज प्रिवेल करेगा फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोविजन। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज। और लास्ट टर्म इस वीडियो का जो हम डिस्कस करेंगे, स्टेटस को ऑन्टे। इस टर्म को जस्टिस बीवी नागरत्ना जी ने अपने डिसेंटिंग जजमेंट में इस्तेमाल किया। इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ अफेयर्स विच हैव बीन प्रीवियसली डन। कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि पास्ट में हुई हो, विच हैव बीन प्रीवियसली अफेक्टेड, तो उन अफेयर्स को, उन स्टेट ऑफ अफेयर्स को हम बोलते हैं लीगल टर्म में स्टेटस को ऑन्टे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये जजमेंट समझ आया होगा और ये टर्म्स भी समझ आई होंगी। सो दिस वॉज इट। अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो और आप लोगों को समझ आई हो तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा। अपनी कोई भी सुझाव है, कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चैनल अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसी इस तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए। तब तक के लिए बेस्ट विशेस, काइंड रिगार्ड्स, टीम एम्बिशंस।